आज का दिन तो मुबारकबादों का दिन है। पहली मुबारकबाद मैं इमरान खान साहब को दूंगी क्योंकि उनकी जिद पूरी हो गई है। पहली मुबारकबाद मैं अली अमीन गंडापुर साहब को दूंगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 90 वोट मिले हैं अली अमीन गंडापुर साहब को चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बनने के। बस मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि वाह ऊपर वाले, क्या ही कमाल है, क्या ही कमाल है। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने उन्हें सेलेक्ट किया है, मैं कौन होती हूँ कि उन पर तनकीद करूँ। अब खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने अली अमीन गंडापुर को और इन जैसों को वोट किया है, तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग ही अब इन जैसे लोगों को भुगतें। सही है, लेकिन एक शिकवा ज़रूर है, एक कन्फ्यूजन ज़रूर है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चक्कर क्या है भाई, कि इस निज़ाम में अली अमीन गंडापुर की तो कबूलियत है, लेकिन नवाज शरीफ जैसा प्रोग्रेसिव आदमी कबूल नहीं है। मतलब मानसहरा से हार गए नवाज शरीफ साहब। मेरी समझ से बाहर है ये चीज़ कि ये कैसे लोग बना दिए हैं, ये कैसी तरबियत कर दी है लोगों की, ये क्या कर दिया है पाकिस्तान को। लेकिन वोट पड़े हैं भाई। ये तो आज की बात मैं कर रही हूँ ना, कि गंडापुर साहब को 90 वोट पड़े और उनके मुकाबले में जो नून लीग के खड़े हुए थे फॉर द चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उनको 16 वोट पड़े। कहाँ 16 और कहाँ 90? कि अली अमीन गंडापुर को, पीटीआई को, अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों को लोग आइडियलाइज करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लोग पसंद करते हैं, लोग इन जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है जी, इनकी मर्जी है। मुझे बताएं कि जिन लोगों ने अली अमीन गंडापुर को वोट किया है, मैं उनको क्या बोलूं? मैं क्यों उनकी तनकीद करूं? क्यों मैं उनको बुरा भला कहूं? मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जिन्होंने चुना है वो ही इनको भुगतें। इमरान खान ने अपनी जिद पूरी की क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, इसलिए एक्सट्रीमिस्ट हैं क्योंकि वो औरतों के बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के दौरान उनके चेहरे के हवाले से, उनकी सर्जरीज के हवाले से बुरी बात की कि सर्जरी वाले मुंह के ऊपर चपेड़े पड़नी चाहिए और ये और वो और पता नहीं क्या क्या बकवासियात। इस वजह से नहीं कह रही, मैं इस वजह से भी कह रही हूँ कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो खातून जिसको जूते इन्होंने फेंके सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खातून घड़ी दिखा रही थी, उस खातून ने कोई बदतमीजी नहीं की, कुछ अपनी जबान से बुरा नहीं बोला। मैंने पूरा एक्सटेंसिवली उन खातून की तारीफ में व्लॉग किया हुआ है और उनको अपना हीरो करार दिया हुआ है, क्योंकि जिस ग्रेस के साथ उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को देखा, वो जो वीडियो है वो मेरी इस टाइमलाइन पर मौजूद है। और जिन लोगों को शायद वो वीडियो उन्होंने देखी नहीं है, जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि मैं इस बारे में कुछ नहीं मैंने बोला या मैं चुप हूं, वो प्लीज अपने आप को अपडेट करें और वो प्लीज जाके वो वीडियो देखिए। एनीवेज, तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, आज उन्हीं खातून के बारे में फरमा रहे थे कि एक खातून, एक एमपी है जिसको खुद मीडिया में आने का शौक है और अपनी पॉपुलैरिटी के लिए उसको खुद जूते खाने का शौक है, तो बार बार ऐसे कॉमेंट्स करके अपने कॉलीग्स के बारे में। देखें, अली अमीन गंडापुर भी पहले एमपीए बने थे, बाद में चीफ मिनिस्टर बने। आज वो खातून भी एमपीए हैं, राइट? तो आपकी कॉलीग हैं, वो आपकी बराबरी की कॉलीग हैं। अगर आप उनके बारे में इस तरह की बात कर सकते हैं, आप इससे पहले मरीम नवाज के बारे में ऐसी बातें कर चुके हैं, फिर उसके बाद आप इंतशार वाली बातें करेंगे, तो मैं आपकी इन बातों के ऊपर तो तनकीद कर सकती हूं ना। मैं बहुत जमहूरियत पसंद हूं, मैं लोगों की चॉइस की इज्जत करती हूं। आपको जो वोट पड़े, मैं उसके ऊपर तो लोगों को कुछ नहीं कह सकती, सवाए इसके कि जिन्होंने वोट किया है वो ही भुगतें। शायद उनको आप बिल्कुल पसंद थे और शायद वो आपको डिजर्व करते हैं, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने जब आज असेंबली में खड़े होकर जो बातें की ना, उन्होंने भाई कहा 1 हफ्ता, हफ्ते में कितने दिन है भाई बताए मुझे? 7 दिन है। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है अली अमीन गंडापुर ने। 1 हफ्ते के लिए उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग के पास 1 हफ्ते का टाइम है, जो FIR है ना गलत, झूठी, उन FIR को खत्म करें। और अगर आपने वो FIR खत्म नहीं की ना, तो भाई बस फिर आप तादीबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें, आप सजाएं भुगतने के लिए तैयार रहें। तो ठीक है, जिन्होंने वोट किया वो भुगते। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो FIR खत्म नहीं होती, जिन FIR को खत्म नहीं किया जाता, अगर अली अमीन गंडापुर साहब द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात पर अमल नहीं होता, तो अली अमीन गंडापुर के पास बिल्कुल हक है, वो करें जो उनका दिल करता है वो करें, ताकि उन लोग को पता चले कि उन्होंने किन लोग को वोट किया है।
और किसको वोट करके उन्होंने ऐवान के अंदर मेजॉरिटी दे करके चीफ मिनिस्टर बनाया है? 90 वोट मिले हैं। क्योंकि मैं आज भी वोट को इज्जत दो में यकीन रखती हूं। मैं किसी और की तरह, नून लीग की तरह मेरा बयानिया नहीं बदला। वोट को इज्जत दो। अब वो वोट अगर अली अमीन गंडापुर को ही पड़े हैं तो इज्जत दो, और जिन लोगों ने वोट दिया वो खुद भुगते, वो देख ले भाई उनके साथ क्या होता है। तो भाई ये 7 दिन का अल्टीमेटम है। और आज जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब को वोट मिले, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर बने, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर करके रियासत को ही धमकी लगाई है ना, किसको? बीनर सलीम को थोड़ी लगाई है, मरियम नवाज को थोड़ी लगाई है, नवाज शरीफ को थोड़ी लगाई है। जिनको धमकी लगाई है वो आज कहीं बैठ करके सोच रहे होंगे कि की कर बैठे हैं, यकीनी तौर पर सोच रहे होंगे। और अगर नहीं सोच रहे होंगे तो शायद मुझे लगता है कि उनकी भी चॉइस अली अमीन गंडापुर साहब होगी, और मेरे ख्याल से वो भी डिजर्व करते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि खान साहब की जिद भी पूरी हुई। वो किसी और को भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भी लगाया, और अली अमीन गंडापुर साहब का काम चालू हो गया। मीटर चालू है अली अमीन गंडापुर साहब का, और 7 दिन के बाद आप देखिएगा कि क्या सूरत हाल होनी है। एक चीज़ मैं ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे को पता चलना चाहिए, जहाँ पे हमें ये बताया गया कि जी कोई 900 अरब का मकरूज़ हो गया है ये सूबा। कैसे मकरूज़ हुआ? यहाँ पर तो हाउस ऑफ शरीफ से भी कोई हुकूमत नहीं कर रहा था, यहाँ पर तो हाउस ऑफ भुट्टो से भी कोई हुकूमत नहीं कर रहा था, हाउस ऑफ जरदारी से भी कोई हुकूमत नहीं कर रहा था। यहाँ पर इमरान सरकार थी, 10 साल तक यहाँ पर इमरान सरकार थी, और ये तीसरा तसलसल है। और अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है, अपने आप में ये हैट्रिक है कि एक हुकूमत ने वहाँ पर, एक पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ पर हैट्रिक पूरी किया। दिस इज़ द 3rd टाइम। और इसके बावजूद 900 अरब का मकरूज़, कोई वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं इधर लाहौर में बैठी हूँ, लाहौर में आप ये कहीं पे भी चले जाए, गुलबर्ग चले जाए, औरेगा सेंटर चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, आपको पठान ही पठान नजर आएंगे जो कि खैबर पख्तूनख्वा से आए होंगे, और यहाँ पर वो रोज़गार के लिए आए हैं। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। मुझे आप सबने कमेंट करके बताना है कि अगर आपके नॉलेज में ऐसा कोई है जो कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर गया हो काम करने के लिए, आपने मुझे इस बारे में ज़रूर बताना है। ज़रूर बताइएगा मुझे कि जी ये जो है पाकिस्तान के दूसरे शहरों से क्या कोई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रोज़गार के लिए, सेटल होने के लिए गया है? क्या खैबर पख्तूनख्वा ने इतनी तरक्की कर ली है? और अगर फिर भी नहीं की, और अगर फिर भी उन्हीं लोगों को वोट मिल गया है, तो बस जो उनकी मर्जी, सर आंखों पर, आवाम की मर्जी सर आंखों पर। आगे आ जाए जी, नेशनल असेंबली की तरफ चलते हैं। नेशनल असेंबली के अंदर भाई आज फिर, मतलब आज तो टेम्परेचर कल से भी ज़्यादा हाई था। आज इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई था कि कल वैसे एक चीज़ रह गई थी, क्योंकि उसको मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मुझे अभी भी उसके बारे में पता नहीं है। वो जो बड़े खौफनाक से मास्क है ना, वो इमरान खान वाले, मतलब इमरान खान साहब की तो शक्ल ठीक ठाक है, उनके तो सारे लोग कहते हैं हैंडसम तो है, हैंडसम तो है, लेकिन वो जो मास्क पहन के लोग आ रहे हैं ना, वो कुछ अच्छे हैंडसम वाले मास्क नहीं है। उन मास्क को देख के ना थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन एनीवेज वो कल एक मास्क फेंका या शायद गिरा, आई डोंट नो, वो इस वजह से मैंने उस बारे में बात नहीं की है, जो कि नवाज शरीफ की तरफ फेंका गया है। और इसको चेक करना चाहिए, अगर वो जानबूझकर और ज़बरदस्ती किसी ने फेंका है नवाज शरीफ साहब के ऊपर वो मास्क, जो कि उनको खैर तो लगा नहीं है, उनके कहीं पीछे कहीं गिरा है, तो इसको ज़रा चेक कर लें। मुझे इस बारे में पता नहीं, इसलिए मैंने इस बारे में कुछ कमेंट नहीं किया, और मैं अभी भी इस बारे में कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर फेंका है तो मैं ये समझती हूँ कि नून लीग वालों जागो, जागो, हाथ हिलाकर मुझे आपको जगाना पड़ेगा कि अगर ये वाकई ज़बरदस्ती हुआ है, जानबूझकर हुआ है, मास्क फेंका गया है आपके होने वाले जो है कायद पर और आपके ताहयात कायद पर, तो भाई अगर इसके ऊपर भी आवाज़ नहीं उठाई तो फिर पता नहीं आप लोगों ने सत्तू पिए हुए हैं, क्या पिया हुआ है। और अगर ये गलती से है तो चले ठीक है जी, फिर जाने दें, आप मेरे अल्फाज को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता, मुझे इसका फैक्ट नहीं पता कि क्या है। लेकिन आज एक चीज़ जो कि बड़ी बड़ी गलत हुई, लेकिन ये न्यू नॉर्मल है, ये भी न्यू नॉर्मल है, देखना पड़ेगा भाई, अब यही सहना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब जब आज असेंबली में आए तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने असेंबली में जूता उठाया और आवाज़ें लगाई, बूट पॉलिश, बूट पॉलिश, बूट पॉलिश, ऑलराइट, नवाज शरीफ को देख करके। और इसके जवाब में वो जवाब नहीं आया जो आना चाहिए था, लेकिन चलें ठीक है, रियासत बड़ी होती है, हुकूमत बड़ी होती है, और आज स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना था, तो चलें जी, अगर टेम्परेचर कूल करने के लिए बात की गई है तो ठीक है, लेकिन एक हद होती है, एक लिमिट होती है, एक रेड लाइन होती है। और ये जो रेड लाइन है
ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी डिसाइड करनी पड़ेगी। ये सिर्फ सब कुछ आपने हमारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स पे और हम एंकर्स पे मत छोड़ें कि हमसे तो बहुत आसानी से सवाल हो जाता है, इन्होंने इस बारे में बात नहीं की, आपने उस बारे में बात नहीं की, आपने उस बारे में बात नहीं की। भाई पहले आप तो अपने बारे में बात कर लें। अब जैसे कि फिर मैं कोई बात करूंगी तो आप कहेंगे कि आप लोग ऐसी आप बीनश ये बातें क्यों कर रही हैं। मरियम नवाज़ से लेकर के, मरियम औरंगज़ेब से लेकर के मरियम नवाज़ की जितनी भी टीम है उस हवाले से हमने कॉन्टीन्यूसली, मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉन्टीन्यूसली बैक टू बैक किया। अगर अभी भी वो नहीं सुधरेंगे और अगर अभी भी वो नहीं करेंगे तो फिर आप ये हमें तो नहीं कह सकते कि आपने इस बारे में बात नहीं की, आपने उस बारे में बात नहीं की। तो ये भाई चेक कर ले, एक तो मास्क फेंकने वाला कि इसका क्या फैक्ट चेक है और इसके ऊपर आप आवाज़ उठाएं। और दूसरा ये जो बूट पॉलिश जो हुआ है ना, वो भी नवाज शरीफ साहब को देख करके, ठीक है, अब आप देख लें कि आपने क्या करना है। देखें, अगली पॉलिटिकल पार्टी तो करेगी, लेकिन ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी रेड लाइन क्या है और आपने उनको एंगेज कैसे करना है या आपने उनको जवाब कैसे देना है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बताएं ना। अगर आपकी स्ट्रैटेजी भी हमने बतानी है तो मामियो तुसी करन की गए हो असेंबली च, ए करन गए हो, सुनन गए हो असेंबली च। एंगेज करें, बात करें, एक लाइन सेट करें, एक लाइन ड्रॉ करें, या ऐसे ही छोड़ देना टेम्परामेंट। एनीवेज खैर, तो एक तो ये चीज़ थी, ये ज़रा मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। दूसरी चीज़ ये कि अयाज सादिक साहब जो हैं वो स्पीकर बन गए हैं और जो गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब हैं वो पीपल्स पार्टी के वो डिप्टी स्पीकर बने हैं। और अयाज सादिक साहब एक कामयाब स्पीकर थे और कामयाब स्पीकर आगे भी रहेंगे। और मेरे ख्याल से अयाज सादिक साहब को इसीलिए बनाया गया है क्योंकि एक तो उनकी फ़ौज के हलकों में भी, उनकी पीटीआई के हलकों में भी, मतलब सुन्नी इत्तेहाद के हलकों में भी, उनकी नून लीग के हलकों में भी उनकी बहुत एक्सेप्टेंस है। एंड पर्सनली मैं अयाज सादिक साहब और उनकी फैमिली को बहुत टाइम से जानती हूँ एंड बड़े नफीस सियासतदान है। ये बेसिकली ये वो वाली ब्रीड सियासतदान की है ही नहीं जो कि वो एक रेगुलर सियासतदान होते हैं ना, जो तूफ़ान बदतमीज़ी भी करते हैं और एग्रेसिव भी होते हैं और लाइक यू नो ताने वाने भी मार लेंगे सब कुछ। इज़ वेरी ग्रेसफुल और बड़े कूल हैं। और इस टाइम पर, जिस टाइम पर अब उन्हें स्पीकर बनाया गया है, मैं ये समझती हूँ कि इससे बेहतर स्पीकर की चॉइस कोई नहीं हो सकती थी अगर पाकिस्तान को और पार्लियामान को आगे लेकर के चलना है और अगर टेम्परेचर कूल डाउन करना है, क्योंकि ये इस तरह के स्पीकर हैं जिनकी सब हलकों में एक्सेप्टेंस भी है और ये पार्लियामान को बड़ी खूबसूरती से एक ठंडे तरीके से चला सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मा गर्मी है पार्लियामान में। लेकिन इसका अगर आप दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखें, क्योंकि अगर हुकूमती बेंचेस में, पीपल्स पार्टी में और अगर नून लीग में वो सख्त नहीं है कि वो सुन्नी इत्तेहाद वालों का मुंह तोड़ जवाब देख सकें। देखिए, दो स्ट्रैटेजीज है ना, स्ट्रैटेजीज उन्होंने काफ करनी है। या तो उसी तरह की अटैकिंग स्ट्रैटेजी रखी जाए कि वहां से अगर अटैक हो रहा है तो आप भी अटैक करें, और अगर अटैक की स्ट्रैटेजी इनके पास नहीं है और सलाहियत भी नहीं है, जो कि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि इनके पास उस लेवल की अटैकिंग स्ट्रैटेजी और सलाहियत नहीं है, तो फिर इनको बुर्दबारी, दरगुजर और उससे काम लेना पड़ेगा। तो अगर उससे काम लेना है और अगर उस तरीके से मैच्योरिटी के साथ चलाना है तो फिर तो अयाज सादिक परफेक्ट, 100% परफेक्ट, उनसे बेहतर कोई चॉइस नहीं हो सकती। लेकिन अगर अटैक करना है तो फिर तो मैं क्या कहूँ, फिर कोई अली अमीन गंडापुर जैसा कोई ढूंढना था ना अपने नेशनल असेंबली में स्पीकर, फिर आप वो लगाते और आपको लग पता जाता। लेकिन एनीवेज मैं कुछ अच्छी बात करना चाहती हूँ क्योंकि वैसे ही बड़ी टेम्परेचर हाई है सारों के, मेरा खुद मीटर बहुत हाई है कि भाई क्या हो रहा है, बीपी हाई है। अयाज सादिक साहब जो है जब वो स्पीकर बने तो सबसे पहले वो उठ करके ऑपोजिशन बेंचेस पर गए और उन्होंने आमिर डोगर साहब के साथ बात की। आमिर डोगर साहब ने भी बड़ा ग्रेसफुली उसका जवाब दिया। बल्कि आज तो मैं ये कहूँगी कि आमिर डोगर साहब की जो तकरीर थी वो भी मुझे कदरे बहुत बेहतर लगी व्हेन इट कम्स टू लाइक यू नो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ देने के लिए। उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़े ठीक तरीके से रखे, बड़े एक अच्छे तरीके से। मैं ये समझती हूँ कि आमिर डोगर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा, अनलाइक उमर अयूब साहब फिर उधर वही पाइनएप्पल के डब्बे और वही BMW और फलाना। भाई आपको पाइनएप्पल के डब्बे तोशा खाना से याद हैं जो मरियम ने लिए, आपको BMW याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि वो जो 1 पीस घड़ी जो आपके लीडर ने ली है जिसकी वजह से वो जेल में है, वो आपको याद नहीं है। मतलब ये देखें ना, ये फिर वही वाली तकरीर है। लेकिन जो अच्छी चीज़ हुई वो आमिर डोगर एंड अयाज सादिक और इनकी जो आपस में गुफ्तगू थी और जिस तरीके से इन्होंने यू नो बड़े ग्रेसफुली इस चीज़ को कैरी किया, वो जो है काबिल तारीफ़ है। और इस वीडियो के आखिर के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो और कहीं नहीं, कम अज़ कम तो वजारत उज़्मा पर तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट कहीं पर तो नवाज शरीफ साहब का जादू चला है और वो जादू जो है वो मौलाना साहब पर चल गया है। बिला आखिर नवाज शरीफ साहब मौलाना साहब के घर गए और बस यही इतना ही होना था। मैं आपको बता रही हूँ, यही मैं कहती हूँ ना, यही नवाज शरीफ और इन जैसे लीडर का कमाल है कि आप सोचिए अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते तो क्या होता। मतलब मैं बार बार ये कहती हूँ और बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल उनको बनना चाहिए था, मैं इस बात पे बिल्कुल कायम हूँ। खैर एनीवेज, नवाज शरीफ साहब बस चल के गए मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब ने शिकवे किए, शिकायतें की, आपने इग्नोर किया, आपने किया, एंड के ऊपर
नवाज शरीफ साहब गए और चंद मिनटों में मौलाना साहब को मना लिया। और ये थी नवाज शरीफ साहब का एक्सपीरियंस और ये था नवाज शरीफ साहब का जादू जो कि चल गया। और मौलाना साहब अब शहबाज शरीफ साहब को वोट भी करेंगे, बल्कि मौलाना साहब को एक ओहदा भी मिलेगा, बल्कि आई थिंक सो उनके 4 अरकान और उन 4 अरकानों में से एक उनको वजारत भी मिलेगी। सो ऑल इज बीन सॉर्टेड। ओहदा मैं आपको बता देती हूँ, शायद वही हो जो कि मौलाना साहब को पिछले से पिछली दफ़ा था। दैट वाज ही वाज द हेड ऑफ द कश्मीर कमेटी। तो सारा प्रोटोकॉल भी था और सब कुछ था। हालांकि कश्मीर कमेटी के अंदर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो नहीं था, अभी भी खैर वो कुछ ऐसा करेंगे तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली उनको जो देना है इज्जत मर्तबा रुतबा इंपॉर्टेंस देनी है तो उनको इंपॉर्टेंस ऐसे ही मिलेगी। तो मेरे ख्याल से उनको वो ओहदा वापस मिलेगा और प्लस एक मिनिस्ट्री भी उनके 4 लोगों में से किसी एक को मिलेगी एंड दे विल बी अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट। सो मौलाना साहब जो है वो अपना वोट अब शहबाज शरीफ साहब को करेंगे। सो ऑल इज़ वेल, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कामयाबी और बड़ी खूबसूरती के साथ मौलाना साहब को ना सिर्फ ठंडा किया बल्कि उनको अपने साथ हुकूमत में शामिल भी कर लिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।